दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपसे वादा किया था कि 17 बीपीएससी प्री के पहले बिहार राज्य से संबंधित कंटेंट आपके समक्ष लेके आएंगे और ये कंटेंट बिहार तथ्यसार 2025 हमारी जो किताब है उस पर आधारित होंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा में 10 से 20 सवाल, कई बार 15 सवाल, 20 सवाल तक बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर 150 सवालों में 10-20 सवाल आपसे बिहार से पूछा जाए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार राज्य की स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास हो। तो हम उसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपके समक्ष कंटेंट लेके आए हैं। आज पहला वीडियो हमारा होगा जो आधारित होगा बिहार के इतिहास पर। आज हम बिहार के इतिहास के संदर्भ में चर्चा करेंगे और हमारा पूरा कंटेंट बिहार तथ्यसार जो हमारी किताब है उसी पर आधारित है। तो आइए बहुत देर ना करते हुए तुरंत कंटेंट तक चलते हैं और समझते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए, बिहार का प्राचीन इतिहास, यहाँ से हम शुरू करेंगे। बिहार का प्राचीन इतिहास हमारा पहला लेक्चर होगा बिहार के प्राचीन इतिहास पर आधारित। देखिए, 17 बीपीएससी की परीक्षा बहुत नज़दीक है। आपको अच्छे से पता है कि 17 बीपीएससी की परीक्षा नज़दीक है और 17 बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। बिहार के इतिहास से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री की परीक्षा में खासकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या पाठ्य सामग्री हो सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली लाइन है, बिहार का इतिहास हमें प्राचीन काल में पूरा पाषाण और ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक ले जाता है। यानी बिहार का इतिहास पूरा पाषाण से लेकर ताम्र युग तक है, इसकी प्राचीनता यहाँ तक है। और बिहार के मुंगेर क्षेत्र से, बिहार का जो मुंगेर क्षेत्र है, आप इसको नोट करते चलिए कि बिहार का जो मुंगेर क्षेत्र है, यहाँ से पूरा पाषाण काल के, यहाँ से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मुंगेर क्षेत्र से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये आप नोट डाउन करते चलिए। बहुत स्पीड में हम चलेंगे क्योंकि जल्दी कवर करना है, तो आप उसको ध्यान में रखें। अब एक चिरांद एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है चिरांद। चिरांद एक जगह है जो सारण में स्थित है, जो सारण में स्थित है। और चेचर जो कि वैशाली में स्थित है। चिरांद और चेचर दो जगहों से नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल के, कहाँ के? नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, आप याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के बाद अब वैदिक काल का जिक्र हो रहा है। और वैदिक काल में क्या लिखा गया है? वैदिक काल ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद आप प्री वैदिक एरा में जब जाएंगे तब आपको, जैसे 1500 बीसी के आसपास, तब आपको जो है बिहार के क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और क्या मिलता है? जहां यहाँ के लोगों को कीकट कहा गया है, कीकट या किरात कहा गया है। अब अगर प्रश्न पूछ लेगा कि ऋग्वेद में बिहार के लोगों को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे कीकट या किरात, कीकट या किरात। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन बिहार तथ्यसार अगर आप किताब खरीद लेंगे, बिहार तथ्यसार, आपने शायद इस किताब को लिया भी होगा, बिहार तथ्यसार 2025 का वर्जन। तो ये किताब अगर आपके समक्ष होगी तो और बेहतर तरीके से कंटेंट आपको समझ में आएगा। हम जो डिलीवर करेंगे उसको एक बार आप रिवीजन उसका जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहुंच गए हैं। आर्यों के आगमन के साथ बिहार का इतिहास। आर्यों के आगमन, आपको पता है कि आर्य बाहर से आए थे, ऐसा इतिहासकारों का मत है। तो आर्यों के आगमन के साथ बिहार का इतिहास विधिवत प्रारंभ होता है। यानी यहां से आपको लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण जो ग्रंथ थे, इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में बिहार का व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है। आगे है, मिथकों के अनुसार मनु के पुत्र, मनु जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, मनु के पुत्र नाभानंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर प्रश्न आ जाए बिहार में कि मिथकों के अनुसार वैशाली साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा कि मनु के पुत्र नाभानंदिष्ट ने। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल की बात की, अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में बिहार के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। इससे पता चलता है कि बिहार के मगध क्षेत्र में व्रात्य रहते थे। व्रात्य रहते थे, व्रात्य। अब हालांकि ऋग्वेद के अनुसार मगध के लोग क्षत्रिय वर्ण के थे और उन्हें आर्यों की दृष्टि से हीन समझा जाता था। यानी क्षत्रिय वर्ण को भी आर्यों की दृष्टि से
हीन समझा जाता है, ऐसा ही बिहार के इतिहास में हमको मिलता है। अब क्यों हीन समझा जाता था इसका भी जिक्र है। हीन समझा जाने का रीजन क्या था? क्योंकि वह वैदिक बलि को नहीं जानते थे। वैदिक बलि एक प्रथा है जिसको बिहार के लोग नहीं जानते थे, इसीलिए उनको हीन समझा जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कनिंघम ने बोधगया में ऐतिहासिक बोधगया मंदिर की खोज की। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बोधगया मंदिर की खोज किस इतिहासकार ने की थी, तो आप बताएंगे कनिंघम ने की थी। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन करके इंद्रशिला गुफाओं का भी पता लगाया। अब फिर प्रश्न पूछ सकता है कि इंद्रशिला गुफाओं का पता किस इतिहासकार ने लगाया, तो आप कहेंगे कनिंघम ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कनिंघम जो है बहुत, इन्होंने भारत में बहुत इतिहास में बहुत अभूतपूर्व योगदान किया। इन्होंने इसके अतिरिक्त क्या किया कि कनिंघम ने राजगीर के पास, राजगीर जो प्रारंभिक राजधानी थी मगध की, प्राचीन नालंदा महाविहार की स्थापना के प्रमाण भी खोजे। यहां से 2 अभिलेख प्राप्त हुए जो नालंदा के गौरवशाली इतिहास की पुष्टि करते हैं। यह चीज आपको जाननी चाहिए। बिहार शरीफ के पास घोसरावा गांव को कनिंघम ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में पहचाना। कौन सा गांव? घोसरावा गांव। और कहां है ये बिहार शरीफ के पास है। इसको जो है कनिंघम ने इसको भी चिन्हित किया। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। उन्होंने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप और लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ की भी खोज की। ये कनिंघम के योगदान हैं जो बिहार के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, पुरातत्व विभाग जो भारत का है, उसके अनुसार विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला बौद्ध विहार किसने स्थापना की थी? तो आप कहेंगे धर्मपाल। यह महाविहार प्राचीन शिक्षा बौद्ध धर्म के केंद्रों में से एक था। आगे है, अथर्ववेद में आधुनिक राजगीर और गया के आसपास के क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। कहने का मतलब है कि बिहार का इतिहास प्राचीन इतिहास है और पहले से समृद्ध रहा है और चीजें बिहार में मिलती हैं, प्राप्त होती हैं बिहार से संबंधित। देखिए, कोढ़ एक बीमारी होती है, कोढ़, लेकिन कोढ़ को ठीक करने वाली औषधि का आविष्कार मगध की एक महिला ने किया था। उनका नाम क्या था? असुरमाया रूप। असुरमाया रूप, ये प्रश्न भी आ सकता है आपके एग्जाम में। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ। यहां वैदिक ज्ञान और परंपराओं का विस्तार हुआ। बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है उसकी चर्चा यहां पर हो रही है। अब देखिए, बिहार के संदर्भ में जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो प्राप्त होती हैं बौद्ध साहित्य, जैसे अंगुत्तर निकाय, इसके बारे में आप जानते होंगे, दीघ निकाय और विनय पिटक। ये 3 जो है बौद्ध साहित्य हैं जहां से बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य में भी इसकी चर्चा मिलती है और कहां से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। भगवती सूत्र से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, यानी बौद्ध और जैन साहित्य से बिहार के बारे में ठीक ठाक जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे है, 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में संगठित राज्यों की स्थापना हुई। इनमें 16 महाजनपदों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब 16 महाजनपदों में बिहार में कौन कौन से स्थित थे वो बिहार के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए। 16 महाजनपदों में से 3 जनपद जो है बिहार में स्थित थे। इसमें मगध, जिसके बारे में तो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और फिर वज्र संघ है और अंग। ये 3 जनपद, महाजनपद बिहार में स्थित थे और इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। इसका मैप लगा है, ये आप की सुविधा के लिए। आगे बढ़ते हैं।
अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से इसके बारे में चर्चा मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें बिहार में 3 महाजनपद स्थित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, वज्र और अंग महाजनपद ज्ञान, शक्ति और संस्कृति के केंद्र बने। ये जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बौद्ध संगीतियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन उसका अध्यक्ष था, तो इसके बारे में चर्चा करना जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहली बौद्ध संगीति जो हुई है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत पश्चात हुई है। पहली बौद्ध संगीति जो हुई है वो महात्मा बुद्ध के, जब इनकी मृत्यु हो गई उसके तुरंत पश्चात हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहली बौद्ध संगीति और बौद्ध धर्म, बुद्ध का क्या संबंध था। तो आप ये जरूर जानते रहिए कि महात्मा बुद्ध की मौत के बाद अब 483 ईसा पूर्व में राजगीर में आयोजित की गई जो पहली बौद्ध संगीति थी, पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति कब हुई? आप कहेंगे 483 ईसा पूर्व में इसको आयोजित किया गया और हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई है वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई। यह संगीत शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, यानी अनुशासन को मेंटेन करना था। और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई है वो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो मगध में बाद में मगध की राजधानी बनी, में आयोजित की गई। इस संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया है। यह तीसरी बौद्ध संगीति की चर्चा आपको देखने को मिल रही है। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई है वो हुई है 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में हुई है और ये कश्मीर में संपन्न हुई है। ये कई बार परीक्षाओं में इस बौद्ध संगीति के बारे में चर्चा मिलती है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई, तो आप कहेंगे कश्मीर में संपन्न हुई है। और किसके शासनकाल में संपन्न हुई है? तो कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ गया है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या हुई कि महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म के बीच दो भागों में बंट गया ये महायान और हीनयान। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बार बार इंगित कर रहा हूं कि चौथी बौद्ध संगीति, जो फोर्थ बौद्ध संगीति हुई है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो पहला फैक्ट ये है कि 78 ईस्वी में हुई है। दूसरा फैक्ट है कहाँ हुई है, तो कश्मीर में आयोजित हुई है। तीसरा फैक्ट है किसके शासनकाल में आयोजित हुई है, तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई है। और फिर चौथा फैक्ट है कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, जिसका नाम महायान और हीनयान था। ये 4-5 फैक्ट इस संगीति से इंपॉर्टेंट हैं आपकी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब जैन संगीतियों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार राज्य से संबंधित अगर आप इतिहास की चर्चा करेंगे तो जैन संगीतियों की चर्चा करनी पड़ेगी आप। तो पहली जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र में हुआ था। 310 ईसा पूर्व में हुआ था इसका आयोजन। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी ये इसका आयोजन हुआ था 310 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। भाई 310 ईसा पूर्व अगर आप देखेंगे तो शासक निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ही रहेंगे। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात क्या हुई कि इस संगीति में जैनी श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गए। जैसे मैंने कहा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान महायान में हुआ, तो ये जो है पहली जैन संगीति में जैनियों का विभाजन हुआ श्वेतांबर एवं दिगंबर में। अब दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वो 512 ईस्वी में वल्लभी में संपन्न हुई, गुजरात में संपन्न हुई, जिसमें जैन धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथों के संकलन पर जोर दिया गया। अब हम देखेंगे कि बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बुद्ध, देखिए, बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ी, न केवल फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के लौकिक
दृष्टिकोण से भी, और परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, यूपीपीएससी की परीक्षा हो, बिहार की परीक्षा हो, या कोई परीक्षा हो, एसएससी हो। बुद्ध के जीवन से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जानना और इनके बारे में जानना जरूरी है। इनका जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनका जन्म, अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिता के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के राजा थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के राजा थे, और माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। कौशल राज्य की राजकुमारी थी। उनकी सौतेली जो माँ थी वो प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने भी महात्मा बुद्ध को बहुत स्नेह और प्रेम दिया। ये कुछ फैक्ट्स है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी के नाम की चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल, इनके पुत्र का नाम यशोधरा था, राहुल था, और पत्नी का नाम यशोधरा था। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फैक्ट और इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है, जैसे मैं प्रश्न आपको दूं, सिद्धार्थ ने संसार के दुख को देखकर कितने साल की उम्र में गृह त्याग किया? तो आप कहेंगे कि 29 साल की उम्र में। 29 साल की उम्र में, 29 ईयर्स ओल्ड जब ये थे, तो इन्होंने देखा कि संसार में दुख ही दुख है, और दुख का केवल एक निवारण है, और उस निवारण की खोज में, वो निवारण क्या हो सकता है? क्या वो माया मोह से दूर होना हो सकता है, तपस्या हो सकती है, या कोई और फिलोसफिकल दृष्टिकोण हो सकता है? तो इसके चक्कर में महात्मा बुद्ध बाहर निकल गए, घर उन्होंने छोड़ दिया, और इसको गृह त्याग कहा जाता है। गृह त्याग किया। और इस घटना को क्या कहा जाता है? जो एक घटना गृह त्याग की हुई, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब अगर कोई पूछे आपसे कि महाभिनिष्क्रमण कितनी उम्र में किया इन्होंने, तो आप कहेंगे 29 साल की उम्र में। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट महात्मा बुद्ध से। देखिए ये फोटो भी आपको दिख रही होगी, ये इनकी फोटो है, महात्मा बुद्ध। और 6 वर्षों की कठोर तपस्या और आत्म अन्वेषण के बाद 35 वर्ष की उम्र में, जब ये 35 साल के हो गए, तो वैशाख पूर्णिमा की रात में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल के वृक्ष पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 साल की उम्र में। अब ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 साल की उम्र में। और इस घटना के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और हैं जो आपको जानने चाहिए। जैसे बुद्ध धर्म के जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो क्या है? जैसे कमल दे दिया जाए, कई बार कोर्ट में आ जाता है कि कमल को क्या कहा जाएगा अगर बुद्ध से संबंधित चीजों को मिलाना है, तो आप कहेंगे कि बुद्ध के जन्म को कमल से मिलाया जाता है। उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़ा मतलब गृह त्याग, बाहर निकल जाना। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष की बात करेंगे तो ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो आप कहेंगे सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जो है आप अभी भी देखते होंगे महात्मा बुद्ध का पूरा वो वहाँ बना हुआ है। और फिर इस घटना क्या कहते हैं? जब बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया तो इस घटना कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। इसके बारे में चर्चा हमने की थी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। महावीर स्वामी एक प्रोमिनेंट फिगर, महात्मा बुद्ध के जस्ट बाद इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था, कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 527 ईसा पूर्व में पावापुर में हुई है। ये 2-3 फैक्ट्स हैं इनके इंपॉर्टेंट। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। जामाता इनकी जामाली थी। और गृह त्याग 30 साल की उम्र में इन्होंने किया था। महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में किया था। कैवल्य की जो प्राप्ति हुई वो 42 वर्ष की उम्र में इनको हुई है। 42 साल की उम्र में इनको जो है कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन दर्शन में उसको मोक्ष कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है।
एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, देखिए जैन दर्शन, चाहे जैन दर्शन की आप बात करेंगे, जैन दर्शन की अगर आप चर्चा करेंगे तो जो जैन रिलीजन है या फिर बुद्धिस्ट रिलीजन है, ये भारतीय परंपरा में एथीस्ट दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन का रीजन क्या है कि इनको वैदिक लिटरेचर पर भरोसा नहीं हो, वैदिक लिटरेचर पर भरोसा ना हो, वैदिक लिटरेचर पर इनको भरोसा ना हो। गॉड का जो इनका हिंदू धर्म में जो भगवान का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व जिस मान्यता से माना जाता है उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये दोनों नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। हालांकि बुद्धिज्म में जो है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट मिलता है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मिलने के बावजूद भी इन दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। एक कोट भी है बुद्धिज्म के बारे में, सर्वम अनित्यम सर्वम अनात्मम। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, कई बार इंपॉर्टेंट होता है। सर्वम अनित्यम सर्वम अनात्मम निर्वाण शांतम, ये महात्मा बुद्ध का स्लोगन है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म के त्रिशिलन ये क्या है? दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को इसका आधार माना जाता है जैन दर्शन के, इसको आप याद रखिएगा। अब जैन दर्शन से जुड़े पंच महाव्रतों के बारे में अक्सर चर्चा मिलती है। पंच महाव्रत क्या क्या हैं? एक सत्य है, अहिंसा है, इसी अहिंसा से महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपने फिलॉसफी को विकसित किया। अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये पांच जो हैं, 1 2 3 4 5, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य की बात मिलती है। देखिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा किताब के साथ भी रिवीजन करना पड़ेगा। आप स्पीड में पढ़ते जाइए, देखते जाइए, और एक बार बिहार तत्वसार से इसको आप एक बार जब पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भगवान महावीर के पहले जो शिष्य थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे जामाली थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब जैन दर्शन में 3 रत्न ज्ञान, सत्य, आस्था और सत्य क्रिया हैं। ये 3 रत्न की चर्चा मिल रही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक महाकवि गोसाल थे, महाकवि गोसाल थे। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो महावीर के शिष्य थे, महावीर के शिष्य थे, लेकिन कालांतर में उनके और महावीर के सिद्धांतों में भिन्नता आ गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी थे। अब हम बात करेंगे मगध के साम्राज्य के उत्कर्ष की। ये जो है बिहार के इतिहास का सबसे समृद्ध पोर्शन है। न केवल बिहार के इतिहास का, बल्कि आप पूरे भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे, पूरे भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे और मगध की चर्चा आप नहीं करें तो पूरे भारत का इतिहास अधूरा है। तो अब हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष की। तो मगध का साम्राज्य भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास दोनों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप ये समझिए कि मगध का साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था, चाहे वो नंद वंश का साम्राज्य हो या मौर्य वंश का साम्राज्य हो, जिसने प्रशासन को व्यवस्थित स्वरूप दिया। न केवल राजनीतिक प्रशासन को, बल्कि आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। और भारत में कुछ ऐसी चीज़ें पहली बार हुई। मगध के साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो हर्यक डायनेस्टी की बात करेंगे, मौर्यन डायनेस्टी की बात करेंगे, और इन सारी चीज़ों की बात करते हुए आप एक चीज़ गौर करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहली बार हुई जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई थी। मतलब एक संगठित स्वरूप, शासन का एक संगठित स्वरूप जो देखने को मिलता है इस डायनेस्टी में, इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, मगध प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक है। अगर हम मगध की बात करेंगे तो बिहार में अवस्थित जो मगध है ये प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक रहा है। और मगध के उत्कर्ष और मगध के पूरे एक्सपेंशन पे आधारित बहुत सारे प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मगध का विशेष रूप से यहाँ जिक्र करना जरूरी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था। कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश था। पुराण ऐसी बात मानते हैं, पुराणों की मानता है कि मगध पे सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन हुआ। इस वंश के एक प्रमुख शासक जरासंध थे।
जरासंध इस वंश के एक प्रमुख शासक थे। महाभारत में भी इसका विवरण मिलता है, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। जरासंध अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। और इनका वंश क्या था? बृहद्रथ वंश। आगे बढ़ते हैं। मगध का सबसे प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है, अगर उल्लेख की चर्चा की जाए तो ये मिलता है अथर्ववेद संहिता में। अथर्ववेद संहिता में अगर प्रश्न आ गया कि मगध का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद संहिता में। अब मगध के लोगों को कहा क्या गया है? देखिए, मगध के लोगों को कहा क्या गया है? ब्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले पेज पे ही शायद था कि मगध के लोगों को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे कि मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। अब इसके बारे में एक एविडेंशियल मामला है कि साक्ष्य का मामला है कि साक्ष्य क्या मिलता है, तो साक्ष्य के बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। देखिए, तैत्रीय ब्राह्मण में मगध के लोगों के लिए तेज बोलने वाला कहा गया है। यह इस बात का संकेत है कि मगध का समाज मुखर और प्रभावशाली समाज था। तैत्रीय ब्राह्मण में इस बात की चर्चा मिलती है। और फिर जो है, गौतम धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार मगध के लोगों को एक मिश्रित जाति का द्योतक बताया गया है, यानी संकर प्रजाति थी, दो जातियों या दो से ज्यादा जातियों की मिक्सचर थी, ऐसा बताते हैं ये साहित्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। संखायन और आरण्यक में कहा गया है कि मध्यमा प्रतिबोध का पुत्र मगध का निवासी था। ये चर्चा मिलती है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। यह प्राचीन ग्रंथ मगध की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करते हैं। मतलब प्राचीन ग्रंथों से आपको मगध के बारे में सुस्पष्ट जानकारी मिलती है। अब यहाँ से जो है चर्चा होगी, व्यवस्थित चर्चा होगी। तो मगध साम्राज्य, हर्यक वंश की स्थापना, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, न केवल भारत के इतिहास का बल्कि बिहार के इतिहास का ही। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश जो था वो हर्यक वंश था और इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अब बिंबिसार ने शासन कब से कब तक किया? तो बिंबिसार ने जो शासन किया है वो 492 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासन था। एक कुशल शासक था और दूरदर्शी प्रशासक था, ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने अपनी साम्राज्य नीति में कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का उपयोग किया। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए। पहले के राजा ऐसा करते थे। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कोसला देवी से विवाह कर लिया और प्रसेनजित की बहन थी। और विवाह कर इनको दहेज में क्या मिला? इनको काशी मिल गया। पूरा काशी प्रांत ही भैया दहेज में मिल गया इनको। बहुत बड़ा दहेज था। या तो मुंबई किसी राजकुमारी को मिला था या फिर यहाँ काशी मिल गया था। पहले ही दहेज में इतने बड़े बड़े राज्य मिल जाया करते थे, जरा इमेजिन करिए आप। और फिर चेलना से भी विवाह किया इन्होंने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह कर लिया। वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मामला भी डिप्लोमेटिक होता है। जिनसे आप वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे उस राज्य से आपकी दुश्मनी, उसका आपका बैर खत्म हो जाएगा। और जब कभी आप एक्सपेंशन करेंगे, अपने राज्य का विस्तार करेंगे, तो राज्य आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। इसलिए ऐसी चीजें की जाती हैं। ये कूटनीति है, कूटनीति है जो भारत के राजा प्राचीन काल में और अभी भी मेडुअल हिस्ट्री तक आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चाहे अकबर के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया, जोधाबाई से, तो उसका भी एक मामला कूटनीतिक ही है। अब बिंबिसार ने क्या किया कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। किसको? राजगृह। राजगृह को कहीं कहीं राजगीर भी देखने को मिलेगा। तो ये भाषा का मामला है जो उस समय व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। एक ऐतिहासिक एवोल्यूशन है। बिंबिसार ने अपने अचीवमेंट्स में ये भी अचीवमेंट किया कि अंग के राजा को हराकर उसको अपने राज्य में मिला लिया। अब बिंबिसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी भेजा था। जब महात्मा बुद्ध को दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, तो उनको भेजा गया था। बिंबिसार 80 गांवों के प्रमुख कहे जाते हैं। 80 गांवों के। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी और 492 ईसा पूर्व में मगध का शासक बन गया।
अपने पिता की हत्या करके। शासन सत्ता तो कितना लोलुप और लालच का विषय है आप जानते हैं, वर्तमान में भी आपको देखने को मिलता है। पुरानी कहानी है ये, सत्ता के लिए कुछ भी कर जाने की कहानी है, तो ये तो आपको देखने को मिल ही रहा है। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से काशी नरेश जो प्रसेनजित थे, जिन्होंने अपनी बहन का विवाह इनसे किया था, बहुत नाराज हो गए और काशी को मगध से वापस ले लिया। इन्होंने काशी को मगध से वापस ले लिया, काशी को मगध से वापस ले लिया। बाद में युद्ध और संधि के माध्यम से काशी पुनः मगध को प्राप्त हो गई। अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वज्रा से विवाह किया। ये अपने पिता से कम नहीं थे, उन्होंने वज्रा से विवाह कर लिया ताकि वहां से इनकी दुश्मनी खत्म हो जाए। अब अपने मंत्री वत्सकार की मदद से अजातशत्रु ने क्या किया, वज्र संघ में फूट डाली, वज्र संघ में फूट डाली और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। यह मगध के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम था, एक महत्वपूर्ण कदम था, एक महत्वपूर्ण स्टेप था। अब आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। उनके संरक्षण में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में, राजगीर महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया। ये इसकी चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। अब इनकी जब मृत्यु हुई तो इनका पुत्र उदयन जो है मगध का शासक बना। कौन? उदयन, ये आप याद रखिएगा। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मगध के किस राजा ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, उदयन साहब ने ऐसा काम किया। उदयन, मान लीजिए 4 विकल्प आ जाएगा कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, बिंबिसार। अब आपको प्रश्न पूछेगा कि किस शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, तो आप कहेंगे उदयन। ये एक प्रश्न है, बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब शिशुनाग वंश की चर्चा करेंगे। हर्यक वंश के पतन के बाद जो मगध में दूसरा वंश आया वो था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो अब हर्यक वंश के अंतिम जो शासक थे, नागदाक्षक का अमात्य शिशुनाग था, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने शासनकाल में अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, मगध का राजा बना है। कालाशोक जो है शिशुनाग का पुत्र था। और कालाशोक के शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें देखिए। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। देखिए आप इंटरलिंक करिए, शिशुनाग वंश, कालाशोक का संबंध किस वंश से है? शिशुनाग वंश से है, शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश। और इन्हीं के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो है वो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। इसमें क्या एक स्थिति हुई, इसमें स्थविर और महासांघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन देखने को मिलता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण वंश की चर्चा करेंगे, मौर्य वंश, जिन्होंने मगध को एक ऐसा विस्तार दिया कि मगध पूरे भारत का एक समय केंद्र बन गया था। अखिल भारतीय संघ बनाने का अगर किसी ने काम किया, भारत को एकीकरण के सूत्र में पिरोने का अगर किसी ने काम किया, तो वो था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की चर्चा इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मौर्य साम्राज्य से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका रीजन है क्योंकि मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था, उसने न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत को एक सूत्रबद्ध तरीके से एक लटी में पिरोया। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि मौर्य साम्राज्य ने जो काम किया उससे पहले किसी ने काम नहीं किया था कि अखिल भारतीय स्तर पर भारत को एकीकृत करने का काम मौर्य साम्राज्य ने किया है। तो मौर्य साम्राज्य की चर्चा करते हैं और इसके बारे में चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमको पुराण से मिलती है, बौद्ध साहित्य से मिलती है और जैन साहित्य से मिलती है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या है कि यूनानी जो इतिहासकार स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोडस कहा और वहीं एरियन और प्लूटार्क ने उन्हें एंट्रोकोट्स कहा गया है। यह आप ध्यान रखिएगा।
मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये एक फैक्ट है, आप याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और एक संगठित प्रशासन की नींव डाली। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त के प्रमुख मार्गदर्शक और सलाहकार थे। ये सारे फैक्ट लगभग आपको पता होंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सत्ता में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले भारत ने विदेशी आक्रमण का सामना किया। इन आक्रमणों में सबसे प्रमुख आक्रमण था सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण, देखिए एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके साम्राज्य की स्थापना की? तो एक शासक था धनानंद, नंद वंश का शासक था। और धनानंद जब शासक था तभी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन नंद वंश का साम्राज्य इतना मजबूत साम्राज्य था कि सिकंदर जो है यहाँ तक आ ना सका, और सिकंदर की सेना ने हार मान ली कि भाई वहाँ नहीं जाएंगे, बहुत ताकतवर राजा है, हमको हरा देगा। और धनानंद को हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य जो है सत्ता पे काबिज होते हैं। ये सिकंदर का आक्रमण की हमने चर्चा की है। अब यह है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया। सबसे पहले अगर ब्राह्मी लिपि को विकूटित करने का अगर किसी ने काम किया है, डिकोड करने का काम किया है, तो वो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया है। अब कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिल जाती है। जैसे 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी पार कर वितस्ता नदी, झेलम जिसे कहा जाता है, का सफर किया और यहीं पर उसका प्रसिद्ध युद्ध पोरस के साथ हुआ, जिसे वितस्ता या हाइड्स का युद्ध कहा जाता है। तो ये चीज सिकंदर के बारे में है। और सिकंदर ने कब आक्रमण किया इसके बारे में भी चर्चा है। और कब आक्रमण किया मैंने बताया, नंदवंश का शासक था। कौन था? धनानंद था। तो सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर लगभग 19 महीने भारत में रुका रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो नंदवंश के शासक धनानंद पर आक्रमण कर सके। सिकंदर के विजय अभियानों का जो उल्लेख मिलता है, जो विवरण मिलता है, वो मिलता है एरियन की पुस्तक एनाबेसिस ऑफ एलेक्जेंडर। भारतीय साक्ष्यों में इसका नितांत अभाव है। सिकंदर के बारे में बहुत कुछ भारतीय साक्ष्यों में नहीं मिलता है। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो प्रशासनिक नीतियों का विवरण देती है और राजनीतिक बातों पर इसका जो है फोकस रहता है। अर्थशास्त्र की किताब को बहुत लोगों को देखकर ये लगता है कि ये इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पुस्तक है और वहाँ के प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सब की चर्चा करती है। बेसिकली पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कवर करती है ये किताब। इसको ध्यान में आप रखिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं मौर्य वंश के शासकों में से, भारत के पहले साम्राज्य का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया। जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, धनानंद को पराजित किया, जो नंद वंश का शासक था। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। ये एक डिस्प्यूट मिलता है, अलग अलग साहित्य मौर्य वंश की जाति के बारे में चर्चा करते हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाते वो क्या थे। कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कौन क्या कहता है इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार एग्जाम में से पूछ लिया जाता है कि महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्या थे, तो आप कहेंगे क्षत्रिय थे। जबकि बौद्ध परंपरा उन्हें क्या कहती है? क्षत्रिय कुल का भी, मतलब बौद्ध परंपरा भी इनको क्षत्रिय कुल का ही मानती है। वहीं जैन परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या मानते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। यह तथ्य उनके उद्भव की विविधता और साम्राज्य के निर्माण की उनकी क्षमताओं को दर्शाता है। मतलब यह तथ्य क्यों दर्शाता है? क्योंकि शूद्र पत्नी के पुत्र थे, इसके बावजूद भी इन्होंने इतना प्रतापी वाला काम किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तथ्य की चर्चा हो रही है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं। कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं। तो ये जो है एक एस्पेक्ट है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो पॉलिटिकल इंसिडेंट है इनकी लाइफ में, इनके रीन में, इनके काल में क्या क्या है। तो 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच? सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ।
युद्ध के बाद हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को कई महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुए, जिसमें अराकेसिया जिसको कांधार कहा जाता है, जिड्रोसिया जिसे मकरान बलूचिस्तान कहा जाता है, और पेशोपिन सायदाई जिसे काबुल कहा जाता है, ये स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिए। इस संधि के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकुमारी से विवाह किया। देखिए वही काम किया जो बिंबिसार ने किया, उनके पुत्र उदयन ने किया, वही काम चंद्रगुप्त मौर्य भी किया। ये भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। राजकुमारी से विवाह करने का सीधा सीधा मतलब कूटनीति होती है। प्यार मोहब्बत बहुत मत समझिएगा इसको, कूटनीति, डिप्लोमेसी, कि हम कैसे उस क्षेत्र को पा सकते हैं। उस क्षेत्र, अगर मान लीजिए किसी मजबूत साम्राज्य से हम विवाह करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि मजबूत साम्राज्य हमें दबाने का प्रयास न करें, जब हम एक्सपैंड करें अपने साम्राज्य को तो बीच में ना आए। और कमजोर से क्यों करते हैं, कमजोर से करके उनको मिला लेंगे अपने राज्य में। तो ये एक कूटनीतिक मामला है, ये रिश्ते उस इमोशन का मामला नहीं है जैसा हम लोग आप लोग करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की, ये जो है एक तथ्य है। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। एक प्रश्न पूछ लेता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज था, या ये पूछ सकता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो आप कहेंगे कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आया था। इसने किताब एक लिखी थी, इंडिका नाम की किताब मिली थी, जिसमें तत्कालीन भारत के बारे में बहुत कुछ मिलता है। विशाख दत्त है, विशाख दत्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से उल्लेख किया है, उनकी महानता और प्रभाव को प्रमाणित करता है, यह भी तथ्य है। अब जूनागढ़ के जो शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव दक्कन तक फैला हुआ था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह दक्षिण तक था, दक्षिण तक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। ये जूनागढ़ अभिलेख में आपको देखने को प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप दी और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला कर्नाटका चले गए। वहां पे उन्होंने सल्लेखना यानी उपवास के माध्यम से अपनी जान त्याग दी, अपनी मृत्यु को वर्ण किया। सल्लेखना उपवास के माध्यम से, ये जैनियों में एक परंपरा है। कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी, तो उदयन और बिंबिसार की तरह ये नहीं थे कम से कम। अब आते हैं बिंदुसार, दूसरा शासक मौर्य साम्राज्य का बिंदुसार का जो शासन था वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। इनको कहा क्या जाता था, इनको अमित्रघात कहा जाता था, भद्रसार कहा जाता था, सिंहसेन जैसे नामों से भी जाना जाता था। अब यूनानी लेखक भी इनका अलग अलग नाम बताते हैं, वो भी आप जान लीजिए। यूनानी लेखक इनको क्या कहते हैं, यूनानी लेखक इनको कहते हैं कि इनका नाम जो है एलेट्रीचेहीज, एमिथ्रोचेट्स, ये सब सारे नाम इनके जो है यूनानी लेखक द्वारा रखे गए नाम हैं, मतलब उनको चिन्हित किया गया। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसियस को जो है मौर्य साम्राज्य में भेजा था। ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूँगा कि आप बिहार तत्सार एक बार रिवीजन जरूर करिएगा वीडियो को देखकर, तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, मतलब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब बिंदुसार से संबंधित कुछ परिचयोपयोगी तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। यह संप्रदाय उस समय के धार्मिक और दार्शनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब ये जो है बिंदुसार के बारे में, अब सबसे महत्वपूर्ण जो है जिस शासक की हम बात करेंगे उसकी चर्चा करने हम जा रहे हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया पूरे हिंदुस्तान को, एक पहली बार एक ऐसे सूत्र में पिरो दिया। अशोक की चर्चा हम करेंगे। अशोक महान भी इनको कहा जाता है। अशोक की चर्चा करते हैं, विस्तार से बातचीत करते हैं कि अशोक से संबंधित कौन से एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो आप थोड़ा सा जान लीजिए कि अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं। 273 ईसा पूर्व में औपचारिक इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 4 साल बाद होता है। कब होता है? 269 ईसा पूर्व में, मतलब सिंहासन पे बैठ गए, लेकिन औपचारिक जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 269 ईसा पूर्व में। अब राज्याभिषेक जब इनका हुआ उससे पहले क्या थे? ये उज्जैन और तक्षशिला के राज्यपाल थे। बिंदुसार ने इनको जो है उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल पहले ही बना रखा था। 261 ईसा पूर्व में शासन के 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। शासन के 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष पर
और जब कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की तो युद्ध की क्रूरता को देखकर विचलित हो गए। अशोक को लगा कि युद्ध की क्रूरता से केवल और केवल मौतों का भंडार, केवल लोग काल के गाल में समाते हैं, कोई उचित मानव कल्याण, मानव भलाई नहीं होती है। और अशोक इतने विचलित हुए कि फिर वो धीरे धीरे उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। भारत के इतिहास को अगर ऐतिहासिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तब तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, फिलोसॉफिकल दार्शनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी ये घटना बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। जीवन के दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी ये घटना बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा अवसर आता है जब आपको लगता है कि युद्ध नहीं करना है, युद्ध से दूरी बनाकर अपने सृजन के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाना है। अशोक ने भी अपने जीवन में महसूस किया, कलिंग युद्ध में महसूस किया। इसलिए ये घटना न केवल फिलोसॉफिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, बल्कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप ध्यान में रखें। सिहली अनुश्रुति के अनुसार युद्ध के बाद की विभीषिका से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। जो मैंने जिसकी चर्चा आपसे की, विचलित हो गए, बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने वाले अशोक शैव थे। पहले जो है जब अशोक ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था तो ये शैव थे, शिव के बहुत बड़े उपासक थे, लेकिन फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की। धर्म का प्रचार करने के लिए 14 वर्ष बाद उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और 20 वर्ष बाद वे लुम्बिनी गए एवं उन्होंने उल्विक घोषित किया, जो भाग को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ये इनका जो है कुल्विक एक तरह का कर था। अशोक का साम्राज्य विशाल था, लेकिन इसमें श्रीलंका शामिल नहीं था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अशोक के शिलालेखों की चर्चा कर रहे हैं कि अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इसमें उनके धर्म प्रचार और प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब अभिलेखों की चर्चा करते हैं। अशोक के अभिलेखों की चर्चा हम करते हैं। अब अभिलेखों की चर्चा में जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है अशोक के शाहबाज घड़ी का जो अभिलेख है वो महत्वपूर्ण है। शाहबाज घड़ी और मानसेहरा वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। कि अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। किस लिपि में? खरोष्ठी। यह अभिलेख उस समय की क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को दर्शाते हैं। उस समय जो है चूंकि यूनानी शासकों का वहाँ बहुत प्रभाव था, इसलिए वहाँ पर जो है यमन जो शासकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो वहाँ पे जो है देखिए जो कला का प्रभाव होता है, जैसे गांधार कला की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यूनानी शासकों का मेरा प्रभाव कहने का मतलब क्या है। यूनानी शासकों का जो प्रभाव होगा गांधार कला में आप बुद्ध का जो पूरा मामला देखेंगे तो वो थोड़ा अलग देखेंगे। जैसे बुद्ध को शक्तिशाली दिखाया जाएगा, सिक्स पैक टाइप, तो ये गांधार कला को व्यक्त करता है। और गांधार कला में यौन प्रभाव कला का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है जो कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो थे उस पर गांधार कला का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। खरोष्ठी लिपि में प्राप्त होते हैं और यह अभिलेख उस समय की क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला और लघमान के अरामेयिक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। अरामेयिक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। सरकुना के अभिलेख यूनानी और अरामेयिक लिपियों में भी उपलब्ध हैं, जो अशोक के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शाते हैं। अशोक के अभिलेखों से हमें उनके शासन और नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब मुख्य अभिलेखों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मुख्य अभिलेख जान लेते हैं कौन कौन सा। देखिए जो प्रथम इनका लेख है इसमें जीवन हत्या पर प्रतिबंध का वर्णन है। शिलालेख जो है अशोक के, इसमें जो पहला शिलालेख है उसमें जीव हत्या और प्रतिबंध का वर्णन है। दूसरा, इसमें अशोक के द्वारा विजित राज्यों और अन्य पड़ोसी देशों में चिकित्सा सेवाओं का उल्लेख है। महत्वपूर्ण लेखों को यहाँ रखा गया, शिलालेखों को। 8वां जो लेख है शिलालेख है, इसमें उनकी धम्म यात्राओं का उल्लेख है। 11वें में इसमें धम्मदान की महत्ता को बताया गया है। 13वां लेख यह अशोक का सबसे बड़ा लेख है, जिसमें कलिंग विजय और उसके बाद के उनके धर्म परिवर्तन का विवरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 13वां लेख, इसमें धर्म परिवर्तन का विवरण मिल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 13वें लेख में, शिलालेख में इस बात की चर्चा मिलती है। उल्लेखनीय है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों और प्रचारकों को विदेश भी भेजा।
उसमें 13वें शिलालेख में इस जीत की चर्चा मिलती है। अशोक के अभिलेख न केवल उनके शासनकाल की जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्थिति को भी दिखाते हैं। अब अशोक के विभिन्न नाम क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे विष्णु पुराण में जो अशोक का नाम जो मिलता है वो मिलता है अशोकवर्धन। विष्णु पुराण में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। मास्की अभिलेख में उन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की अभिलेख में उन्होंने क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है। क्या? बुद्ध शाक्य। भाब्रू स्तंभलेख में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। मगध का राजा मगधाधिराज कहा गया है। अशोक को बाराबर गुफाओं के अभिलेख में प्रियदर्शी राजा या प्रियदर्शी राजा कहा गया है। यह नाम उनके दयालु और न्यायपूर्ण चरित्र को दर्शाता है। अब कंगनहैली अभिलेख में अशोक को रवो अशोक कहा गया है, जो उनकी राजकीय प्रतिष्ठा को उजागर करता है। अशोक को देवानाम प्रिय भी कहा गया है, देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो ये जो है यूनानी लेखों ने उनको क्या कहा गया है? रासिलेडस। अशोक को क्या कहा यूनानी लेखों ने? रासिलेडस। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम बात करेंगे अशोक के गुहालेख और उनके लेखों के बारे में। अब इनके गुहालेख क्या क्या हैं? जैसे दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त होते हैं। ये लेख उनकी धम्म नीति और धम्म प्रचार के उद्देश्यों को दर्शाते हैं। बराबर जो लेख है। अब है लौरिया अरिराज स्तंभ लेख में बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लौरिया अरिराज स्तंभ लेख जो अशोक का लेख है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप ये बता देंगे कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसमें अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अब रामपुरवा स्तंभ लेख में क्या है? बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में यह भी स्थित है रामपुरवा। यह लेख अशोक की धम्म नीति और उसकी व्यापकता का वर्णन करता है। अशोक की धम्म नीति और उसकी व्यापकता को दर्शाता हुआ लेख है। दिल्ली में स्थित टोपरा और मेरठ के स्तंभलेख अशोक के धर्म और प्रशासनिक आदेशों का उल्लेख करते हैं। ये लेख अशोक के साम्राज्य के विस्तार और धर्मनीति के प्रचार को दर्शाते हैं। अब प्रयाग जो कौशाम्बी की चर्चा हो रही है स्तंभलेख, इसके बारे में क्या मिलता है? तो प्रयागराज के किले में स्थित प्रयाग या कौशाम्बी स्तंभलेख अशोक के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। यह स्तंभ उनके धार्मिक और राजनीतिक आदर्शों का साक्षी है। तो ये जो है आपको मौर्य काल तक मामला ये पहुंचा है। अब मौर्य का प्रशासन है। मौर्य का प्रशासन कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हम चर्चा करेंगे अब मौर्य प्रशासन के बारे में। कई बार प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं मौर्य प्रशासन से। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन कैसा था? तो अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य साम्राज्य के पहले जो प्रशासक थे, राजा थे, सम्राट थे, जो भी कह लीजिए, इन्होंने प्रांत को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया। साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें जिनको क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। चक्र। हर प्रांत का प्रशासन सम्राट के प्रतिनिधि के अधीन था। लेकिन अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रांतों की संख्या 4 रखी थी, अशोक ने उसको बढ़ाकर 5 कर दिया। ये प्रांत और उनकी राजधानियां थी। देखिए प्रांत क्या थे और राजधानी क्या थी। देखिए पहला प्रांत है प्राची, जिसको मध्य देश कहा गया, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दूसरा प्रांत है उदीच, जिसको उत्तरापथ कहा गया, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा प्रांत है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी है। चौथा प्रांत है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी है या उज्जैन। पांचवा जो प्रांत है वो है कलिंग, जिसकी राजधानी है तोसली। तो ये 5 प्रांत है। कलिंग को अशोक ने जीता था तो इसलिए 5 प्रांत हो गए थे, पहले 4 थे। अब प्रांतों के प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती थी वो कुमारामात्य की होती थी। किसकी होती थी? कुमारामात्य। ये आप याद रखिएगा। आर्यपुत्र भी कहा जाता था या फिर कुमारामात्य कहा जाता था। आगे बढ़िए। प्रांत छोटे छोटे मंडलों और आहार या विषय नामक जिलों में विभाजित थे। इनके प्रशासकों को क्या कहा जाता था? विषयपति। अब हम बात करेंगे नगर प्रशासन की। मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन कैसा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का वर्णन किया है और बताया है कि
इनके प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यीय एक मंडल होता था, जिसके आधार पर इनका प्रशासन चलता था। इनको 30 सदस्यीय जो मंडल थे उनको 6 भागों में विभाजित किया गया था। और 6 भाग कौन कौन से थे? तो ये 6 भाग कौन कौन थे इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये 6 भाग थे: उद्योग और शिल्प निरीक्षण की समिति, उद्योग और शिल्प निरीक्षण की समिति, विदेशियों की देखभाल करने की समिति, जनगणना करने की समिति, व्यापार और वाणिज्य को संपादित करने की समिति, और 5वीं 6वीं जो थी वो विक्रय व्यवस्था को देखने की समिति और बिक्री कर व्यवस्था को संचालित करने की समिति। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था थी, जिसको क्या कहा जाता था? रक्षित कहा गया था। नगर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम इनका था। यूनानी स्रोतों में इनके अधिकारियों को, प्रमुख नगर अधिकारियों को एग्रोनोमोई या एंटीनोमो कहा जाता था। एग्रोनोमोई या एंटीनोमोई। अब आगे चर्चा करते हैं सैन्य व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था कैसी थी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार मौर्य सेना में सभी वर्णों के लोग शामिल थे। ये एक बहुत बेहतर व्यवस्था थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन के लिए एक 30 सदस्यीय विभाग था। कितना? 30 सदस्यीय विभाग था। अब इस विभाग की चर्चा आगे मिलेगी, कैसे ये विभाजित था। ये 5 सदस्य रहते थे एक समिति में, तो ये जो है विभाजित था, 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें जल सेना की चर्चा मिलती है, जल सेना की चर्चा मिलती है, रसद सामग्री समिति, पैदल सेना समिति, अश्व सेना समिति, गज सेना समिति, रथ सेना समिति। ये सेना का विभाजन था। ये 6 भागों में विभाजन था। और एक समिति में कितने लोग थे? 5। तो 6 × 5 कर दीजिए, तो 30 सदस्यीय ये समिति होती थी, जिसका 6 भागों में विभाजन था। जल सेना, रसद सामग्री सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना। इससे आपको पता चलता है कि मौर्य की जो सैन्य व्यवस्था थी वो कितनी संगठित थी, कितनी बेहतर थी। और सैनिक प्रबंध का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? जिसको आज सेनापति कहते हैं, अंतपाल। आज अंतपाल कहा जाता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, कितने? 6 लाख पैदल सैनिक, कितने? 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही यानी घोड़े पर सैनिक, 9,000 हाथी और 800 रथ शामिल थे। कितनी विशाल सेना रही होगी, अंदाजा आप लगा लीजिए। अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन। अब पतन की चर्चा करेंगे। देखिए, अशोक की मृत्यु जब हो गई 232 ईसा पूर्व में, उसके बाद उसके जो परवर्ती शासक थे वो जो है बहुत बेहतर तरीके से शासन नहीं चला पाए, और उनके बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और साम्राज्य के जो पश्चिमी और पूर्वी भागों में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल और बाद में यूनानियों का अधिकार हो गया, जबकि पूर्वी भाग में दशरथ का शासन रहा। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ थे। इनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और मौर्य साम्राज्य के बाद फिर एक नया वंश शुरू हुआ जिसका नाम था शुंग वंश। शुंग वंश की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं।